आप लोग गोंडी धर्म में ज्यादा आप लोगों का लाइन रहा है, गोंडवाना के आंदोलन से बहुत जुड़े हैं, होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो गोंडी धर्म है उससे पुरानी गोंडी संस्कृति है। ये जो धर्म बोल रहे हैं सब लोग, ये धर्म बहुत छोटी चीज है। इससे पहले अपना संस्कृति था, अपनी कोया संस्कृति थी, जो मोहनजोदारो हड़प्पा में थी। धर्म तो ये 2000 साल पहले धर्म नाम के शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके पहले कोई धर्म मरम नहीं था, ये गलत बात है। और जिस तरीके से अपने समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग, मैं मध्य प्रदेश में गया, मध्य प्रदेश में बोलते बड़ा देव, जय बड़ा देव, जय बड़ा देव। तो वो कौन सा बागेश्वर महाराज है, वो बोलता है बड़ा देव यानी महादेव, ऐसा बोलता है वो। लेकिन ऐसा बराबर नहीं है, ये गलत है। फड़ा पेन किसको बोलते हैं? गोंडी अपन वर्तों फड़ा पेन, इन ना बोल। फड़ा पेन, फड़ा यानी बड़ी, फड़ो यानी बड़ा, तो फड़ा पेन यानी बड़ी देव। आदिवासी संस्कृति में महिला को पूछते थे, पुरुष को कोई प्रधान स्थान नहीं था। बड़ा देव जिसको आप लोग मानते हैं, बड़ी यानी फड़ा पेन जिसको बोलते हैं, वो काली कंकाली है। उसके शिव की मां को मानने वाले आदिवासी लोग हैं। शिव तो हमारा आराध्य है। हम तो शिव की भी मां को मानते हैं। शिव की मां से हमारा कनेक्शन है, शिव से नहीं है। शिव हमारे समाज का एक आराध्य है। ये जितने पूरे भारत में देखो तुम, शिव, भगवान शिव का नाम, कल शिवरात्रि है, सब लोग महादेव 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 बोलेंगे, देवों का देव महादेव। लेकिन आदिवासी समाज के लोग महादेव से भी पहले उसकी मां को मानते हैं। और पूरे देश में मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। अरे बस रे, इसको बोरे में डालो, ये लड़के को। हाँ, पूरे देश में हर जगह जहां पे भी मैं जाता हूं, सब लोगों को एक ही बात बोलता हूं, जिस पर पूरे चर्चा शुरू हो गई है अभी। आराज महाराज जितने लोग हैं वो सब चर्चा करने लग गए हैं कि भारत में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। तो ये भगवान नाम की चीज भी बाद में आई, पहले आदिवासी आए। इस जमीन का पहला मालिक यानी आदिवासी। शांति से सुनो, बिल्कुल ताली मत। आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसी अवस्था किसी दूसरे समाज की नहीं है भारत में, जितनी खराब अवस्था आदिवासी की। अभी मैं कचारगढ़ की यात्रा थी, मैं नहीं जा पाया, लेकिन जो लड़कों ने, बिरसा ब्रिगेड के जो लड़के हैं काम करते हैं, वो सर्वे करने गए थे। उन्होंने बताया कि भाऊ अब कचारगढ़ की भी जमीन आरएसएस के लोग लेने लगे हैं। वहां पर विवेकानंद का बहुत बड़ा पुतला ये लोग लगा रहे हैं, और वो पूरी जमीन अब आरएसएस के लोगों की रहेगी। वो जमीन भी आदिवासियों के नाम पर नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं, अपने नेता झक मरा रहे थे क्या? आमदार बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, एक भी बात नहीं करता उसके ऊपर। कुंवारा भीषण और कचारगढ़, ये दो ऐसे स्थान है जिसके वजह से अपने लोगों को पहचानते। ये गोंड है, ये कोरकू है, ये प्रधान है, ये भील है, ये महादेव कोड़ी है, ये कोल है। अगर ये दो स्थान भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारे समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये दो स्थानों के बाद में कोई ऐसा स्थान बताओ जहां समाज एक जगह आता होगा अपना। नहीं आता। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी थोड़ा बोलने लग जाते हैं, थोड़ा ऑफिसर बन जाते हैं, तो समाज से दूरी मेंटेन करते हैं। उसको ऐसा लगता है मैं आदिवासी नहीं रहा, अब मैं ब्राह्मण बन गया।
पेंदाम है तो पेंदाम कर दिया उसने, गेडाम है तो गेडाम कर दिया, मड़ावी है तो मड़ावी कर दिया, जैसे तेंदुलकर का रिश्तेदार बन रहे हैं। ये जो भावना पैदा हुई है अपने समाज में, ये सबसे गंदी भावना है, ये समाज के लिए घातक है। मेरा अधिकारियों से, नेताओं से और आप लोगों से भी मेरा सवाल है, थोड़ा दिल पे हाथ रखो और थोड़े देर के लिए बोलो मैं आदिवासी नहीं हूं। अगर आप आदिवासी नहीं होते तो आपका क्या होता, थोड़ा सोचो। तुमच्याकडे खरं आहे, तुमच्याकडे शेती आहे, तुमचे मुलं बाळा शाळेत जातात, त्यांना स्कॉलरशिप भेटते, त्यांना घरकुल भेटते, त्यांना इत्यादी आणखी सुविधाएं भेटते, संविधानिक संरक्षण भेटते। कशामुळे? कारण तुम्ही आदिवासी आहात। अगर आप अपनी पहचान खत्म कर दोगे, अपनी सामाजिक पहचान को खत्म कर दोगे तो कुछ नहीं हो तुम इस देश में। अगर तुम आदिवासी नहीं होते तो तुम्हारी औकात भी नहीं थी ऑफिसर बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की। मेरी भी औकात नहीं थी, मैं भी इंजीनियर नहीं बन सकता था। समाज की वजह से सब कुछ है हमारे जीवन में, और हमारे लोग समाज से ही दूर भाग रहे हैं, वो धर्म नाम की चीज में जुड़ गए हैं। अबे समाज बचेगा तो समाज की संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो समाज की पहचान बचेगी, उसके अधिकार बचेंगे। अगर हमारी संस्कृति नहीं बचेगी तो हम कैसे बचेंगे भाई? हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बचेंगे? थोड़ा इस बारे में भी सोचो। अपने लोगों में समाज नाम की चीज क्या होती है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों ने फोटो लगाया यहां पर टंट्या भील का, बिरसा मुंडा का, बाबूराव शेरमाके का फोटो लगाया। ये लोगों ने कोई धर्म के लिए अपनी जान नहीं दी, इनके दिमाग में एक चीज थी सिर्फ, वो था समाज। ये तो जमींदार थे, राजा थे, बाबूराव शेरमाके राजा था, उसने जमींदारी छोड़ा, समाज से टैक्स माफ किया, अपने आदिवासी राजाओं के खिलाफ में भी लड़ा और आदिवासियों को जमीन बांटी। ऐसा काम किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बाबूराव शेरमाके को फांसी दे रहे थे चंद्रपुर में, तो वहां पर आदिवासी राजा लोग भी थे। उनकी उपस्थिति में बाबूराव शेरमाके को फांसी टूट गई और दूसरी बार उसको फांसी दिए, और अपने राजाओं की मौजूदगी में अन्य लोगों के, उच्च वर्णीय लोगों ने भी वहां पे मौजूद थे, उन लोगों ने उसको फांसी दिए। फांसी होने के बाद वो मरा कि नहीं मरा ये चेक करने के लिए गए, और उसकी जो शरीर था उसका, उसको चूने की भट्टी में डाल दिए, चूने की भट्टी में डाले, उसके शरीर को गलाए। बहुत सारे समाज के साहित्यकार लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 22 साल रिसर्च किया, 22 साल तक के मैं इस पर काम करते रहा। मैं राजा वाजा को नहीं मानता और नेताओं को भी नहीं मानता। ये समाज इसलिए जिंदा है क्योंकि ये लोगों ने समाज के लिए अपनी जान दी है। ये सच्चे भगवान है तुम्हारे, कोई नेता कोई राजा भगवान नहीं है। जब उसको चूने की भट्टी में डाले तो उसके शरीर को पूरा गला दिए, गलाने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक डाले, जैसे संभाजी महाराज को मारे थे वही मौत इन्होंने बाबूराव शेरमाके को दी है। आदिवासी राजा थे वहां पर मौजूद। जब बाबूराव शेरमाके के साथ में ऐसा हुआ तो समाज के किसी राजा ने कुछ नहीं बोला। दादा ये इतिहास है, किसी राजा ने कुछ नहीं बोला। ओरिजिनल राजा ये है, इसने बोला अपने जीते जी मैं राजा तब तक के हूं, तब तक के नहीं मानूंगा अपने आप को, जब तक के मेरे समाज के आखिरी आदमी के बदन पे कपड़े, उसके लिए जमीन और उसके लिए घर नहीं रहेगा। जिस जगह पे बाबूराव शेरमाके का जन्म हुआ है उस क्षेत्र में जाइए, आज भी अपने आदिवासी लोग कपड़े नहीं पहनते।
आधे कपड़े में रहते हैं। दुनिया में किसी समाज के साथ ऐसा नहीं हुआ जो आदिवासियों के साथ में हुआ था। वही लड़ाई टंटे भील ने लड़ा, वही लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ा, वही लड़ाई बाबूराव शेरमाके ने लड़ा। हमारी आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज पहनने के ऊपर टैक्स लगता था। ये कोई गोंड राजा नहीं बोलता है। हमारी महिलाओं पे टैक्स लगता था। बाबूराव शेरमाके उसके खिलाफ में लड़ा। सोचो, उस वक्त अगर हमारी महिला ने ब्लाउज पहनी तो टैक्स लगता था। ऐसी हालत किसकी थी इस देश में? ऐसी हालत कौन से समाज की थी? अगर बाबूराव शेरमाके, टंटा भील, बाबूराव बिरसा मुंडा अगर ये लड़ाई नहीं लड़ते तो हमारी मां बहनों के बदन पे आज कपड़े नहीं होते। इनकी लड़ाई का मेन उद्देश्य था जल, जमीन और जंगल। ये तीन चीजों के सिवाय पृथ्वी पे मानव जीवन नहीं हो सकता है। पानी के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है क्या? हवा के बगैर यानी जंगल नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा क्या? और जमीन नहीं रहेगी तो इंसान जिंदा रह सकता है क्या? ये तीनों की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। ये उस लड़ाई के लोग हैं जिनके बारे में, जिनका फोटो आप लोगों ने यहां पर लगाया, लेकिन इनमें से किसी व्यक्ति ने धर्म की बात नहीं किया। ये धर्म राजनीतिक फंडा है। पहले समाज जब बाबूराव शेरमाके को फांसी दे रहे थे तो उससे पूछा गया कि तेरे को क्या मिला, इतनी कम उम्र में तेरे को फांसी दे रहे हैं, अभी भी तू माफी मांग ले, अंग्रेजों से हाथ मिला ले, यहां के जमींदारों से हाथ मिला ले, तेरे को फांसी की सजा माफ कर देंगे। बाबूराव शेरमाके ने बोला, मेरे को मरने का गम नहीं है। मैं जितने बार पैदा हुआ उतने बार आदिवासियों के लिए जीऊंगा और उतने ही बार लड़ूंगा और मरूंगा भी। मैं अपने परिवार के लोगों से भी नहीं मिलना चाहता। मेरे को ये मौत जो है ये स्वीकार है। मैं अपने कौम के लिए मर रहा हूं, इस बात पर गर्व है। यही बात टंटे भील ने देखा। अपनी बहन को, अपने घर के परिवार के लोगों को 30 साल बाद में जब उसकी बहन उसके सामने खड़ी हुई तो पहचान नहीं पाया। यही बात बिरसा मुंडा ने बोला। 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा को फांसी लगी। इनके लड़ाई का कारण क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। पहले ये महाराष्ट्र नहीं था, इसको सीपी एंड बरार बोलते थे। ये तुमसर भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये जिसको गोंदिया जिला बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको गोंडिया जिला बोलते हैं। ये गोंडों का जिला था, ये आदिवासी जिला था। यहां पे आदिवासियों का राज था। क्या हाल है आज? गोंदिया में आदिवासियों का कब्रिस्तान भी नहीं है। जगे मायाले निपुण जागा हल्लेडू, सायाले भी जागा हल्लेडू, यानी जिंदा रहने के लिए भी जमीन नहीं है, तुमको मरने के लिए भी जमीन नहीं है। ये कंडीशन है अपने समाज की। खुद की अपनी एक जगह नहीं है आपके पास। आपके नेता समाज से कम और पार्टी से ज्यादा ईमानदार है। और कुछ लोग जातिवाद करते हैं। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये कोरकू है, ये भील है, ये गांडूगिरी है, ये भड़वेगिरी है। जिनको समाज नहीं समझता है वो ऐसी बात करते हैं। साथियों, पूरे विश्व के आदिवासियों की संस्कृति एक है। पूरे भारत के आदिवासियों का डीएनए एक है। डीएनए खून, उनकी सभ्यता एक है, उनके अधिकार एक है, उनकी लड़ाई भी एक है। इसलिए समाज भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। उसके बारे में काम नहीं कर रहा कोई। यहां पर मेरे को पता चला कोल आदिवासी भाई लोग हैं। इधर गोंड आदिवासी है, उधर कोल आदिवासी है। बिरसा मुंडा के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर। क्या लड़ाई लड़ लेंगे हम? जो आदमी अपने भाई को नहीं पहचान सकता है वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा? और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो लड़ाई लड़ सकता है क्या? तो ऐसी मानसिक नपुंसकता अपने लोगों के बीच में आ गई है। अपने समाज की आने वाली पीढ़ी किसकी रहेगी? बच्चा आदिवासी का है, लेकिन उसके दिमाग में सोच तिवारी की है, पंडित जी की है, आसाराम बापू की है। बच्चा आदिवासी और सोच दूसरे की। कैसे लग रहा है आपको?
आपका बच्चा आपका अपना नहीं रहेगा। वो बिरसा मुंडा ने बोला था, मैं खून के रिश्तों पे भरोसा नहीं करता, मैं विचारों के रिश्तों पे भरोसा करता हूं। साथियों, एक बिरसा मुंडा की छोटी सी बात देखो कितनी बड़ी बात पैदा करती है। बिरसा मुंडा बोलते हैं कि समाज जो है ये आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। और जो समाज विचारों से गरीब होता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये हालत अपने समाज की हो गई है। इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति भी है, उसी मणिपुर में आदिवासी गवर्नर भी थी जिसको राज्यपाल बोलते हैं। अनुसुईया बाई उइके थी मध्य प्रदेश। इधर मुर्मू राष्ट्रपति और अनुसुईया बाई उइके, यानी राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला और राज्यपाल भी आदिवासी महिला। मणिपुर में क्या हुआ, हमारी मां बहनों को सड़क पर घुमाया गया नंगा, और नंगा घुमाने के बाद में उनको सड़क पे खड़ा किए और उनको फायरिंग कर दी है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं हमको 15 दिन 1 हफ्ता बाद में पता चला। अबे इस्लामाबाद में कुछ होता है, पाकिस्तान में तो 5 मिनट में पता चलता है तुमको, लेकिन देश में ही मणिपुर रहने के बाद तुमको 15 दिन में पता चल रहा है। इसका मतलब इनकी नीयत साफ नहीं है आदिवासियों के साथ। सड़क पर खड़े करके उनको नंगा घुमाते, गोली मार देते, अपना कोई नेता पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोलता, सब गांडू नेता है। ये बोलने का तात्पर्य यह है कि समाज मर गया है, इसका कोई वाली नहीं है। राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद हो सकता है क्या? राष्ट्रपति आदिवासी होने के बावजूद, आदिवासी महिला होने के बावजूद इस देश में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाते हैं। समाज का आम आदमी इस बात को समझ नहीं पा रहा है। कल वहां पर हुआ, आज हमारी मां बहनों के साथ होगा तो क्या कर लेंगे हम? साथियों, लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाओगे तो जियोगे कि मरोगे? वहां तो लड़ना ही पड़ेगा तुमको। इसलिए समाज को लड़ने की ताकत पैदा करो, उसके दिमाग में ताकत पैदा करो, उसको विचारों से तैयार करो। विचारों से जब अपने आने वाली पीढ़ी तैयार हो जाएगी तो वो किसी की गुलाम नहीं रहेगी। आदमी विचारों से गुलाम होता है। ये वैचारिक गुलामी से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, और वैचारिक गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमको ये धार्मिक विश्वास की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि जिसको तुम धर्म बोल रहे हैं मैं उसको संस्कृति बोलता हूं। कुछ लोग लिंगों को गोंडी धर्म बोलते हैं, लोग मेरे गुस्सा भी करते हैं कि सतीश प्रताप गोंडी धर्म का बहुत विरोधक है। यस, मैं विरोधक हूं। तुम्हारी नजर में महात्मा लिंगो, पारिकुपार लिंगो धर्मगुरु हो सकता है, मेरी नजर में धर्मगुरु नहीं है, मेरी नजर में वो साइंटिस्ट है। उसने बताया आपको कि 6 देव की लड़की 7 देव के लड़के से शादी करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे अपंग पैदा हो जाए। डॉक्टर नहीं बता सकता, शंकराचार्य नहीं बता सकता, जो लिंगो ने बताया है। तो लिंगो को धर्मगुरु बना दिए तुमने, डॉक्टर को कंपाउंडर बना दिए, उसको धर्मगुरु बोलकर तुमने शंकराचार्य की लाइन में खड़े कर दिए। लिंगो का काम, लिंगो का नाम बढ़ा रहे हो कि उसका कद कम कर रहे हैं? आदिवासियों की संस्कृति इस देश में 20,000 साल पुरानी है। तब कोई धर्म नहीं था, यहां कोई भगवान भी पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहता है। इसलिए धर्म से बड़ी चीज है संस्कृति। मैंने इसलिए बोला बड़ा देव मध्य प्रदेश में बेवकूफ बना रहे आदिवासी। बड़ा पेन यानी क्या? फड़ा यानी अपनी मां को बोलते हैं, महिलावाचक शब्द फड़ा, फड़ोर यानी बड़ा। तो फड़ा पेन यानी महिला को बोल रहे हैं, तो वो महिला कौन है? फड़ा पेन कोई महादेव नहीं है। महादेव की मां हो सकती है, लेकिन महादेव नहीं हो सकता। आदिवासी महिला प्रधान संस्कृति है इस देश में। हमारे लोगों को एक कमेंट्स करते हैं, आदिवासी मौवे की झाड़ की पूजा क्यों करता है? लोग हंसते हैं, अरे इसलिए करते हैं क्योंकि मौवे की दारू पीते हैं आदिवासी। सब लोग हंसते हैं, ये बात करते हैं कि बिरसा मुंडा ने ये बात को बताया।
कि जब चावल नहीं पैदा होता था, जब गेहूं नहीं होता था, जवारी नहीं होती थी, उसको गोंडी में हीरोक बोलते हैं हम, वो उसकी रोटी बनाते थे, हम लोग खाना खाते थे उस वक्त। इसलिए आदिवासी तब से लेकर अभी तक के मौगे के झाड़ को अपना पेन मानता है। पेन यानी चलेगा, कोई बात नहीं। गिली का लाइन बेटा, मैं जिसको देव बोलते हैं, देव ये गोंडी शब्द नहीं है, देव भी शब्द नहीं है अपने गोंडी में। देव यानी कोई देव नाम का कोई शब्द ही नहीं है। जिसको पेन बोलते हैं ये भगवान से बड़ा शब्द है। पेन यानी भगवान नहीं होता, देव नहीं होता, पेन उससे भी बड़ी चीज है। बड़ी चीज, भगवान से बड़ी चीज। गोंडी टेन करो अपन पेन, इधर आप लोग पेन आंदू। हमारे इसमें जो आदमी मर जाता है उसको भी पेन बनाते हैं, यानी आदिवासी भगवान बना सकता है। हमारी वो संस्कृति है। बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बात करता हूं मैं, आप लोग सुनेंगे ना। मैं 5-10 मिनट बिरसा मुंडा के बारे में बताता हूं। एक बार बहुत तूफान आ रहा था। अभी राम मंदिर सुने होंगे तुमने, लेकिन उसके पहले जगन्नाथ का मंदिर बहुत फेमस था। बिरसा मुंडा जा रहा था वहां से अपने साथियों के साथ में। बहुत तूफान आ रहा था, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, लोग अपने आप को बचाने के लिए ये कर रहे थे। वहां पे कुछ सुअर के बच्चे थे, और सुअर था, सुअर को गोंडी में पत्ती बोलते हैं। तो वो सुअर के बच्चे को और सुअर को जब बिरसा मुंडा ने देखा कि ये बहुत ठुठर रहे हैं तो मर जाएंगे, तो बिरसा मुंडा ने क्या किया, वो जगन्नाथ के मंदिर के ताले को तोड़ दिया और उसमें सुअर के बच्चों को अंदर डाल दिया। सुबेरे हंगामा हो गया, लोग बोलने लगे कि ये तो भगवान को अपवित्र कर दिया, ये गलत हो गया, ये तो बिरसा मुंडा को सजा मिलनी चाहिए। तो बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है, मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे भी प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने देना चाहिए। सुबेरे पंडे आए वहां पर और बिरसा मुंडा को खड़े किए। बिरसा मुंडा ने बोला मैं आपकी सब बातों का जवाब दूंगा, मेरी 4 बातों का आप लोग जवाब दे दो। क्या पूछा बिरसा मुंडा ने? पहला सवाल, ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडा बोला, आप सोचते रहो, और बोला ऊपर वाले ने बनाया। फिर बिरसा मुंडा ने बोला इस झाड़ को किसने बनाया? फिर पंडा सोचा, फिर पंडे ने बोला ऊपर वाले ने बनाया। फिर बिरसा मुंडा ने बोला तेरे को किसने बनाया? तो वो बोले ऊपर वाले ने बनाया। फिर बिरसा मुंडा ने बोला ये सुअर को किसने बनाया, जिसको गोंडी में गुणपत्ती बोलते हैं, इसको किसने बनाया? तो पंडा बोला ऊपर वाले ने बनाया। तो बिरसा मुंडा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अबे एक ही कारखाने का माल है ये, इसके गोडाउन अलग कैसे हो सकते हैं? इसको बनाने वाला एक है, तो उसका भेदभाव तू कैसे कर सकता है? ये है बिरसा मुंडा। उस समय बिरसा मुंडा ने यह सवाल किया, और बिरसा मुंडा ने बताया कि आदिवासी संस्कृति में विश्व की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है। साथियों, बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया। बिरसा मुंडा ने हिंदू धर्म लिया, वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया। आखिरी में बोला आदिवासियों की संस्कृति विश्व की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वजनदार संस्कृति है। मेरे को गर्व है, मैं उस संस्कृति का नागरिक हूं और उस संस्कृति में पैदा हुआ, जिस संस्कृति में सूअर का स्थान भी भगवान के जैसा है। हम लोग नारायण पेन बोलते हैं उसको, समझता है ना? नारायण देव गोंडीते नारायण पेन इन तो उसको नारायण पेन का स्थान है। सूअर का जिस संस्कृति में भगवान के जैसा स्थान है, उस संस्कृति में इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा, ये बात बिरसा मुंडा ने समझाया। साथियों, ये सोच होती है,
ये विचार है अपने कि अपने संस्कृति के लोग कैसे जीते थे। बिरसा मुंडा के संघर्ष की वजह से, उस संघर्ष में कम से कम 2 से 3 लाख लोग मारे गए। वो संघर्ष झारखंड से शुरू हुआ, बिहार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक के, महाराष्ट्र तक के उसकी आग लगी, तेलंगाना तक के गई, कलकत्ता तक के गई। लाखों की संख्या में लोग मारे। घबरा गई अंग्रेज सरकार और एक काम किया उन्होंने। 1898 में एक बिल पास किया जिसका जिक्र अपने लोग नहीं करते हैं। वो कानून बनाया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं खरीद सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं खरीद सकती है। ये कानून बनाया बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से। और ये कानून की वजह से तुम्हारे पास 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जमीन है, इस कानून की वजह से है। यही कानून को इंटररी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंटररी सर्कुलर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, ये मध्य प्रांत के चंद्रपुर यानी चांदा डिस्ट्रिक्ट में जो कानून पास हुआ था, इसके वजह से, बाबूराव शर्मा की वजह से। उधर मध्य प्रदेश में टंटा भील की वजह से। हमारा टंटा भील का इतिहास तो आदिवासियों में सबसे महत्वपूर्ण इतिहास है। लेकिन उस कानून का परिणाम यह हुआ कि आदिवासियों को जमीनें मिली। अपने राजाओं ने तो बेईमानी की आदिवासियों के साथ में। वो जो राजस्व मिलता है, जिसको आप रॉयल्टी बोलते हो, वो रॉयल्टी के चक्कर में आदिवासियों की जो बेचारों की परंपरागत जमीन थी उसको भी उन्होंने सरकार को दे दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि आदिवासी लोग बेचारे भूमिहीन हो गए। राजाओं ने भी गद्दारी की आदिवासियों के साथ में। अब मैं आपसे पूछता हूं, 1870 के पहले का रिकॉर्ड निकालो अपने जमीन का, और उसमें देखो ये जमीन तुमको किसने दिया। तो तुमको समझ में आया कि तुम्हारे पास में जो जमीन आई वो बाबूराव शर्मा की वजह से आई, बिरसा मुंडा की वजह से आई, टंटा भील की वजह से आई। फिर एक सवाल तुम्हारे मन में होता है कि जब देश में संविधान नहीं था, आरक्षण नहीं था, कानून नहीं था, तो देश चलता कैसे था? तुम्हारी जिंदा रहने का अंतिम साधन क्या था? जमीन, खेती। और वो खेती तुमको मिली इनके वजह से। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया? कोणी विचारला तुम्हाला? कोणत्या देवाने तुम्हाला दिली जमीन? काय सांगणार तुम्ही? ही जमीन या लोकांनी दिली तुम्हाला, यांच्यामुळे भेटली है तुम्हाला। ये लोग तुमचा नाता, तुमसे कोई नाता नहीं रहने के बावजूद भी तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। फांसी के तख्ते पे इनकी, बिरसा मुंडा की तो चमड़ी निकाले रात भर। जैसे बकरे को काटने के बाद उसकी चमड़ी निकालते हैं, वैसे बिरसा मुंडा को बोल रहे थे कि लिख के दे, तू आदिवासी नहीं है, तो इस जमीन का मालिक नहीं है। उसकी चमड़ी निकाले रात भर, खून से लथपथ हो गया था वो। आखिरी तक बिरसा मुंडा ने बोला, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे खून का कतरा कतरा मेरे समाज के लिए। उसकी वजह से, बाबूराव शर्मा की वजह से अपने पास में जमीन है। कोणत्याही देवाने नहीं दिली। ये देव आहे आपले खरे देव। ये जो खरे देव है, यही खरे देव है। कोई वो कौन सा वो बाबा और कौन सा ये, इनको पूछो तू कहां से आया बे? जमीन तो हमारी है, मालिक तो हम है। तू कहां से आया है? ये देश तेरा है क्या? ये देश का ओरिजिनल मालिक कौन है? आदिवासी है। इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में मुसलमान होना, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आदिवासी होना। मान लो यहां से मोदी जी जा रहा है और वो अपने साले कसा के आदिवासी एरिया से गुजर रहा है, वहां कोई लंगोटी वाला आदिवासी खड़ा है और मोदी जी बोल रहा है उसको, अरे आप आदिवासी हो? अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं पहचानते, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। थोड़ी देर के लिए आदिवासी चुपचाप हो जाएगा, यार प्रधानमंत्री है, मोदी जी है। फिर आदिवासी को बिरसा मुंडा याद आता है। वो बिरसा मुंडा को याद करता है, 2 मिनट रुकता है, अरे मोदी जी रुको 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 रुको, बराबर बोल रहे हैं आप,
कि आप इस देश के प्रधानमंत्री है, तो मोदी को बोलता है कि आप जिस देश के प्रधानमंत्री है उस देश का मैं मालिक हूं, क्योंकि मैं आदिवासी हूं, इस देश का मैं मालिक हूं। आप मालिक बनना चाहते हो या नागरिक बनना चाहते हो? आप इस देश के मालिक है, इसलिए हम आदिवासी। प्रधानमंत्री बड़ी चीज नहीं है आदिवासी के सामने, इतना बड़ा आदिवासियों का ये है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों पे बहुत चलती है। ये देश के लोगों ने ही अभी बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से 2010-2011 में नंदाबाई भील को, जिसको नंगा घुमाया गया था, उसकी केस में पूरे बिरसा ब्रिगेड के लोगों ने मेहनत की है। हम लोगों ने उस पर लड़े और एक जजमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी ही देश के मूल मालिक है, ये यहाँ के प्रथम नागरिक है, इनको प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। वो लड़ाई लड़ने के लिए बहुत समय लगा हमको, लेकिन वो डिसीजन हमारे फेवर में आया। साथियों, हाई कोर्ट ने बोला कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सबने मान लिया और इस देश में राम का मंदिर बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी इस देश के मालिक है। अभी तक के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी तक के संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने बोल दिया कि इस देश में आदिवासी नहीं रहते हैं। यहां तक के बोला गया कि भारत में आदिवासी नहीं है। ये अपने जो एड़े नेता है, ये जो देश शाही लोग हैं, इनको समझ रहा है, बावजूद उसके चुप है। भारत सरकार बोल रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब यह होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। वो लड़ाई भी अपन लड़ रहे हैं। 2023 में मोदी जी ने एक कानून बनाया कि जंगल में रहने वाली जितने आदिवासी हैं इनको निकाला जाए और वो जमीन जो है कॉर्पोरेट को दिया जाए। उस कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद पिटिशनर हूं। मेरे को बहुत लोगों ने समझाया, सतीश भाऊ तेरे को तो मार डालेंगे, तू क्यों पिटिशनर बन रहा है, ये तो तेरे को मार देंगे। मैंने बोला यार मेरा समाज और मैं वैसे ही मरे हुए हैं, अब इससे ज्यादा क्या मरना है। साथियों, इस देश में कौन से समाज की लड़की है जो 15 साल की उम्र में बंदूक पकड़ती है? केवल आदिवासी लड़कियों के हाथ में गढ़चिरौली से लेकर छत्तीसगढ़ तक के जाके देखो, बस्तर में, झारखंड में देखो, उड़ीसा में देखो, आसाम में देखो, नागालैंड में देखो, मणिपुर में देखो, 16-16 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक है। कोई पूछ रहा नहीं कि बेटा जिस उम्र में तेरे हाथ में किताब होनी चाहिए उस उम्र में तेरे हाथ में बंदूक कैसे आई? हमारा एक भी गांडू नेता नहीं जाता है वहां बात करने। इसलिए समाज को अगर बदलना है, समाज का निर्माण करना है, तो नेताओं के भरोसे नहीं होगा। तुमको समाज में कार्यकर्ता पैदा करने पड़ेंगे। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा कार्यकर्ता बनाओगे तो समाज के लिए जिंदगी भर काम करेगा। ये परमानेंट प्रोसेस के लिए काम करो आप लोग, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन के सामने बहुत बड़ा खतरा है। अब आरक्षण खत्म हो गया है, अब आरक्षण नहीं मिलता। जहां पे 100 पोस्ट रहती थी वहां एक टीचर की पोस्ट होगी। अगर आपका बच्चा बीएड भी करेगा तो नौकरी नहीं लगेगी, डॉक्टर भी बनेगा तो नौकरी नहीं लगेगी, इंजीनियर भी बनेगा तो नौकरियां नहीं रहेगी। तो करेंगे क्या? आदिवासी सबसे ज्यादा गड्ढे खोदने का काम करते हैं। आपले लोक गड्डे खोदण्याचे काम करतात। अरे गड्ढा खोदण्याची पण आता मशीन आलेली आहे, ते पण काम तुम्हाला भेटणार नाही। देश संडास साफ करने का काम गवर्नमेंट काम का हिस्सा है, नौकरी का हिस्सा बन गया है, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को सरकारी नौकरी नहीं मानते हैं। अगर ये सब तुम्हारे पास में नहीं रहेगा, तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। सरकार बोल रही है देश में आदिवासी नहीं रहते हैं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? धर्म से बचाओगे? अबे समाज है तो सब कुछ है, समाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। इसलिए धर्म और पार्टी की जरूरत नहीं है, पहले समाज की जरूरत है। नेता बड़ा की समाज? समाज। पार्टी बड़ी की समाज? बिरसा मुंडा ने बोला था मैं भगवान को नहीं मेरे समाज को ही अपना भगवान मानता हूं। भगवान टंटा भील ने बोला था मैं अपने समाज को अपना मालिक मानता हूं। अरे जीसस क्राइस्ट को वो सूली पे चढ़ाए तो भगवान बन गया वो।
ये लोग तो आपके लिए खुलेआम हंसी हंसी से फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। आप इनको अभी भी मानते नहीं हो। शाहरुख खान की फोटो लगी है घर में, अमिताभ बच्चन की फोटो लगी है, आमिर खान की, गरीब खान की फोटो लगी है, बिरसा मुंडा की, टंटा बिल की, बाबूराव शर्मा की फोटो नहीं। ये हालत है अपने समाज की। मेरे भाइयों, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने लिया, मैं तो इससे बहुत खुश है। मेरे को कुछ लोग मुझे, भाऊ यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि आप लोग जा रहे हैं। मैंने बोला यार, अगर वहां 25 लोग भी रहेंगे तो मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं समाज की नब्ज कहां गड़बड़ है, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या रास्ता बना के रखे। किसी ने पूछा तुमसे कि आदिवासी समाज का चालक, पालक और मालक कौन है? किसके विचारों पे, किनके कहने पर यह समाज चलता है? वो चालक पालक को ढूंढो। जैसे एक गाड़ी भी रहती है, साइकिल, उसका भी चालक और पालक और मालक रहता है। ये तो समाज है, इसका चालक पालक मालक कौन है? अगर किसी ने पूछा तो क्या जवाब दोगे आप लोग? कोई वाली नहीं है अपने समाज का, लावारिस हो गया है ये समाज। किसके भरोसे तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? और हमारी भाइयों को एक आदत है, कल शिवरात्रि है, कल सब लोग उपास करें। बिरसा मुंडा ने बोला था कि उपवास करना है तो अपने बच्चों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने करो, ताकि तुम्हारे बच्चों के हिस्से में कुछ आएगा। उपवास करना है तो ऐसा करो, तुम्हारा काहीतरी भेटणार। अब तो तुम्हारे बाल बच्चों को भी गिन रहे नहीं है लोग, वो भी काम नहीं मिल रहा, गांव के गांव खाली कर रहे हैं आदिवासियों। कोई चर्चा नहीं होती इस देश में, मामला आदिवासियों का है, कोई बोलता नहीं है उसको, पेपर में नहीं छपता है। मोदी जी ने कोट पहना तो पेपर में पहली बार आता है, मोदी जी की तबीयत खराब होगी तो पेपर में आता है, लेकिन हजारों आदिवासी मर गए उसका पेपर में नहीं आता। अभी प्रयागराज में 25,000 आदिवासी महिलाओं को इन्होंने वो नहलाया, क्या बोलते हैं उसको, स्नान कराया। अबे आदिवासी महिला जो मजदूरी करती है, ईमानदारी से समाज के लिए, अपने परिवार के लिए काम करती है, दिन भर गड्ढे खोदती है, 6 महीने के बच्चे को पीठ पे बांधती है, उसको एक पंडा शुद्ध कर सकता है क्या? एक बेईमान आदमी एक ईमानदार आदमी को शुद्ध कर सकता है क्या? हमारे समाज के सभी नेता ने कुछ नहीं बोला इसके बारे में। आदिवासियों को किसी अगवान भगवान धर्म परम की जरूरत नहीं है, ये भगवान से भी ज्यादा ईमानदार आदमी है जमीन पर। ये अपमान है अपने समाज का। इन सब चीजों को समझो, इन बातों को समझो कि अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे जिंदा रखोगे तुम। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेंगी? तुमको तो ठीक है तुम्हारा जीवन चले गया, तुम्हारे बाल बच्चों का जीवन कैसे होगा? बिरसा मुंडा ने बोला, जिस बच्चे की मां बेवकूफ, वो बच्चे का जीवन खतरे में रहेगा। जिस बच्चे की मां होशियार रहेगी, उसका जीवन अच्छा रहेगा। एक दलित बच्चा अपने घर से निकलता है तो उसके दिमाग में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की सोच रहती है, किताब रहती है, लेकिन लक्ष्य रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कुछ करूंगा। अपना बच्चा जब घर से निकलता है तो उसके दिमाग में कौन सी सोच रहती है? अरे बंड्या का लड़का है, बंड्या खेती में गाय चराता था, उसका लड़का भी गाय चराएगा। ऐसी सोच बना दी गई है हमारे समाज में। सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होगा तो हमारे बच्चों को दर्द होता है, लेकिन हमारी मां बहनों की इज्जतें लूटी जाती है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती अपने समाज में। साथियों, समाज बहुत बड़ी चीज है। ये जो लोग आपको दिखे, ये समाज के भगवान है, ओरिजिनल भगवान है। ये मैं काल्पनिक भगवान की बात नहीं कर रहा और मैं मानता भी नहीं। जो चीजें है सत्य है, उसको समझो। हम जिस संस्कृति के वारिस है, जो गोंडियन संस्कृति है, जो कोया संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, जो असुर संस्कृति है, ये विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है। अमेरिका का भी आदिवासी है तो उसकी भी संस्कृति अपने से मिलती है, अफ्रीका का भी आदिवासी है तो उसकी भी संस्कृति अपने से मिलती है। धर्म नहीं मिलता संस्कृति में, संस्कृति के आधार पर हम पूरे विश्व के आदिवासियों को एक कर सकते हैं। इसलिए धर्म की गाड़ी में बैठने के बजाय संस्कृति की गाड़ी में रहो। आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को संभालना है आपको। बच्चों को तैयार करो। दादा 2 मिनट खड़े हो जाइए आप। मैं चाहता हूं कि जितना पैसा आप लोग इतने बड़े इसमें खर्चा करते हो, उतने पैसे से आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाओ।
मैं लड़कों को भेजूंगा यहाँ पे, अपने बच्चों को, लड़कियों को ट्रेन करेंगे। क्या नाम है तेरा? पूरा नाम? खड़े हो इधर। तुम नहीं चाहते इसका नेतृत्व तुमको मिलना चाहिए, तो इसको कौन तैयार करेगा? आपको दिमाग का कारखाना चलाना पड़ेगा, तब जाके अपने आप को, आप खुद अपने समाज का सम्मान नहीं कर रहे, दूसरा तुम्हारा सम्मान क्यों करेगा? तो इनको पार्टी का नेता बनाने के बजाय समाज का ब्रेन बनाओ। ये जनरेशन को अपने को जिंदा रखना है। ये जनरेशन को ये लोग साथ देंगे, ये जनरेशन बच जाएगी, ये पीढ़ी बच जाएगी। इसलिए विचारों का आंदोलन चलाओ। और विचारों का आंदोलन यानी ये आंदोलन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, बिरसा मुंडा, टंट्या भील, बाबूराव शर्मा के, ये लोगों ने किया है अपने लिए। अपना कोई नहीं है बेटा। मेरी जिंदगी में मैं खुद इंजीनियर था, एमएससीबी में क्लास 1 ऑफिसर था मैं। मैंने नौकरी छोड़ा और पूरे देश भर में यही काम किया, शादी भी नहीं किया। मेरे पूरे देश भर में आज पूरे 18-22 राज्यों में आज मूवमेंट का नेटवर्क है। मैं रात दिन सिर्फ घूमते रहता हूं अपने समाज में। पहले बिरसा मुंडा को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज भारत का कोई राज्य नहीं है, कोई गांव नहीं है जहां का आदिवासी बिरसा मुंडा को नहीं जानता। आज प्रधानमंत्री भी मजबूर हो गया है आदिवासियों का नाम लेने के। आप लोग इतने से क्षेत्र में, जब मैं दादा के घर में आया, मैं उनसे चर्चा किया, कुछ लोगों से मैं चर्चा किया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम तुम लोग मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन एक जगह है। मेरे को तकलीफ इस बात की हुई कि कोल समाज अपने से बात नहीं कर रहा, वो आदिवासी होने के बाद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। यानी दोनों में सामाजिक संवाद नहीं होता। ये होना चाहिए। पूरे देश के आदिवासी कैसे एक जगह आएंगे, इस पे काम करने की जरूरत है। और यही काम कर रहा है बिरसा मुंडा का जो मिशन है, यही काम कर रहा है। हम अपने क्रांतिकारियों के विचारों पे काम करते हैं। नेता भेटा और धर्म परम के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं समाज को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ने में विश्वास रखता हूं। साला पुलिस वाला भी नक्सलवादी आदिवासी, नक्सलवादी भी आदिवासी, दोनों तरफ से गोली चलेगी, मरेगा कौन? तो ये रणनीति बनाई गई है अपने खिलाफ। हमारे लोगों को मारने का षड्यंत्र चल रहा है। सबसे ज्यादा भूख से मरने वाले कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा नक्सलवादी किसको बोल रहे हैं? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जमीन भूमिहीन कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा गरीब कौन? सबसे ज्यादा बलात्कार किसी के साथ होता है? तो आदिवासी। और हमारे समाज का कोई बोलने वाला नहीं है। आप ही लोग बहुत अच्छी कंडीशन में हो। मैं तो वो जगह पे काम करने जाता हूं जिनके घर में 2 दिन में एक बार चूल्हा जलता है। मैं उनसे चंदा भी नहीं मांग सकता हूं। बेचारे पानी पिला दे तो बहुत बड़ी बात है। नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो आदिवासी खून बेच रहा है। 800 रुपए में अपना खून बेच रहा है, किडनी बेच रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं। यह हालत है। डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा। क्या बोलता है डॉक्टर? खाना खाएगा तो खून बनेगा। लेकिन सरकार आदिवासियों को बोल रही है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। मजबूत सोच रखो, वजनदार सोच रखो, जिंदापन रखो अपने आप में। समाज को एक जगह कैसे लाएंगे, इस पे काम करो। ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद छोड़ो। ये कोई काम नहीं आएगा आपको। अगर जिंदा रहना चाहते हो इस देश में, तो समाज को खड़ा करना पड़ेगा, सामाजिक मिशन ही चलाना पड़ेगा। ये पंखा आपका इसलिए घूम रहा है क्योंकि इसके पीछे मशीन है। ये निर्जीव वस्तु है, मशीन के माध्यम से आपको ऑक्सीजन दे रही है। उसी तरीके से समाज ये सजीव वस्तु है, इसके पीछे मिशन होता है। एक बौद्ध आदमी जिसको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, अपने बच्चे के हाथ में एक ग्रंथ देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ बुद्ध और उसका धम्म, धर्म नहीं। उनके मदरसे उनके ही चलते, बौद्ध विहार चलते, उनके स्कूल चलते, उनके कॉलेजेस चलते हैं। भिक्खु बनके वो अपने समाज के लिए रात दिन काम करते हैं। उनका भी अंतरराष्ट्रीय मिशन चलता है, इसलिए उस समाज का अस्तित्व है।
एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे को 4 साल की उम्र में मदरसा लेके जाता है, उसके हाथ में कुरान शरीफ देता है, उसको बताता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनकी मस्जिदें चलती है, उनके स्कूल चलते, कॉलेज चलते, समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं करके इस देश में कचरा चुनने वाला भी मुसलमान रहेगा तो उसका स्वाभिमान बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि उसके पीछे समाज खड़ा है। एक ब्राह्मण भाई अपने बच्चे को वेद पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, आरएसएस चला रहे हैं। अब तो जो मंदिरों में पुजारी है उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। गणपति दुबला दिखता है पंडित के सामने, पंडित मोटा दिखता है, वो उससे ज्यादा गोरा दिखता है, क्योंकि जो तुम लड्डू पेड़े चढ़ाते वो भगवान नहीं खाता, वो तो पंडित ही खाता है। सरकार नई योजना शुरू कर रही है, पंडितों को संरक्षण दे रही है, उनको 20,000 रुपए पेंशन देने की बात कर रही है गवर्नमेंट, दे भी रही है। उनको शहर में पंडित का अगर मंदिर है तो मंदिर के बाजू का प्लॉट उसको फ्री। अबे लेकिन जो दिन भर मेहनत करता है, अपने बच्चों को पीठ पर बांध के ईमानदारी से, कोई चोरी चकाती नहीं करते, कोई बेवकूफी नहीं बनाते किसी को, ईमानदारी से, हमारे खून में ईमानदारी, उस आदिवासियों के लिए गवर्नमेंट के पास क्या है? तो बंदूक की गोली, कुपोषण। इस देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता, लेकिन आदिवासी भूख से मरता है। साथियों, तुम तो यही हो, देश में क्या चल रहा है उसके बारे में जब देखोगे, तुमको कोई तीर्थ स्थल जाने की जरूरत नहीं, अपने आदिवासी को मिल लोगे तो आंख से पानी निकल जाएगा तुम्हारे। अगर वो चीज वहां हुई और तुम्हारे साथ कल होगी, तुम लोग क्या करोगे? मैं ये पूछने के लिए आया हूं, मैं भाषण वाषण देने नहीं आया हूं। हो सकता है मैं यहां से जा रहा हूं, कल मेरे को मार देंगे, आगे क्या? जब वो बच्चा मेरा स्वागत करने के लिए आया तो मेरे को लगा यार मैं इसके स्वागत लायक नहीं हूं, इस उम्र में इन लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। ये नेताओं से बड़े लोग हैं, इनके लिए तालियां बजाओ जो आयोजक है। जो तुम्हारे गांडू नेता नहीं कर सकते वो मर्द बच्चों ने करके दिखा है। ये सल्यूट करने लायक है। दादा, मैं कई ऑफिसरों को देखा हूं, खूप छान माणूस आहे, कोणाच्या लेना देना मध्ये नाही राहत। सकाळी उठते, ऑफिस जाते, संध्याकाळी येते, झोपते, टीवी और बीवी। अबे ऐसा आदमी समाज का हेडमैन नहीं हो सकता, ये तो डेडमैन है, ये जिंदा आदमी नहीं है, मरा हुआ आदमी है। इसका क्या उपयोग है? कलेक्टर भी होगा तो समाज के एक आदमी को उसको उपयोग नहीं हो सकता। ये मरे हुए लोग हैं, जिंदा लोगों से समाज चलता है। मजदूर भी है तो उसको मालूम होना चाहिए समाज क्या होता है। उसका स्थान भी उतना ही बड़ा है जितना कलेक्टर का है। समाज वो चीज है, समाज को तैयार करो। वो हम लोगों को पता लगता है, हाँ आपका अधिकारी है, कलेक्टर है, अबे क्या करना है उसका? हार डाल के पिना के उसको क्या करेंगे? वो तो मरा हुआ आदमी है, दिमाग से मरा हुआ है। वही कलेक्टर मंदिर में जाता है, पंडित जी को 500 डालता है, उधर वो 1000 रुपए देता है, और समाज का जब आम आदमी मिलता है उसको और जय सेवा बोलता है तो है चुप रहे, दारू पीता है। और वही आदमी वो पंडित का पूरा पैर पड़ता है। जो आदमी के दिमाग में वैचारिक गुलामी है, वो समाज का नेतृत्व कैसे कर सकता है? अबे आरक्षण तेको पंडे ने नहीं दिया, आदिवासियों ने दिए हैं। तेरी औकात भी नहीं थी कुछ करने की। अगर तू समाज नहीं होता तेरे पीछे तो तेरी कोई औकात नहीं थी, तेको नौकरी लग सके, तू इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ बने। साथियों, समाज बहुत बड़ी चीज है। देवापेक्षा मोटी गोष्ट है समाज। ये भगवान से बड़ी चीज है। अगर समाज तुम्हारी जिंदगी से 2 मिनट के लिए तुम बोल दो तुम आदिवासी नहीं है, फिर क्या है तुम्हारे पास? बहुत बड़ी चीज है समाज। उसके लिए ये लोगों ने मरे। तुम्हारे बेटे को बोलो, बोला थोड़ा तुम्हारे बदले की सजा ले ले, मेरे बदले की फांसी ले ले, बेटा मेरे बदले 2 महीने जेल में चले जाए, जाता क्या? ये लोग खुशी से मर गए तुम्हारे लिए। इनका मिशन चला रहे हैं अपन, इनके मिशन की जरूरत है। समाज नेताओं के विचारों से नहीं, क्रांतिकारियों के विचारों से चलेगा, शहीदों के विचारों से चलेगा, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए कुर्बानी दी है। कोई राजा वाजा ने नहीं दिया है। माझा एकच विचार, घरी जाऊं अपने आत्मे से पूछो कि ये जमीन तुम्हारे पास किसने दिया? कोई भगवान ने दिया क्या? अगर भगवान ने नहीं दिया और ये जमीन ये लोगों ने दी है, तो तुम्हारे ओरिजिनल भगवान कौन है? इनके विचारों से आपको चलना है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने बिरसा मुंडा का पुतला बनाया।
वह रानी दुर्गावती का भी पुतला है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं, रानी दुर्गावती तो राजपूत थी, आदिवासियों ने अपने समाज में महिला की संस्कृति बहुत महत्व थी। महिला के हाथ में, अपनी मां के हाथ में पूरा राज होता था। आदिवासियों में मातृ सत्तक संस्कृति थी। उसका पति मरने के बाद आदिवासियों ने उसको रानी बनाया। अगर वही रानी दुर्गावती राजपूतों में रहती तो उसको सती कर देते थे। आदमी मरने के बाद उसको सती बना देते थे। लेकिन आदिवासी संस्कृति में आई तो वो महारानी बनी। इस देश में आदिवासी संस्कृति का यह महत्व है। अगर आप हिंदू धर्म में जाओगे तो सती हो जाएगी वो, लेकिन आदिवासी संस्कृति में आई तो महारानी बनी वो। ऐसा उदाहरण आदिवासी महिला के साथ किसी ने किया क्या? हमने तो राजपूत महिला को भी रानी बना दिया और सम्मान का स्थान दिया। हमारी महिलाओं को इस देश में क्या स्थान है बताओ? साथियों, इतना अन्याय दूसरों के साथ में नहीं होता है। मध्य प्रदेश में हमारे आदमी के ऊपर पेशाब करते हैं, टीवी में देखते हैं आप लोग, वो वीडियो में आता है सब। और मैं तो पूरे देश में खुलेआम बोलता हूं, कौम के लिए मरने के लिए भी डरना नहीं और लड़ने के लिए भी नहीं डरना। मेरा तो पूरा जीवन चले गया, कोई भरोसा नहीं कब कहां मर जाएंगे, लेकिन हमको जिद है हमारे समाज के साथ कोई गद्दारी नहीं होनी चाहिए। दो गुण होना चाहिए इंसान में, एक सामाजिक ईमानदारी और एक सामाजिक समझदारी। जिस आदमी में सामाजिक समझदारी और ईमानदारी है वो समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। इज मोर देन गॉड, वो भगवान से बड़ा आदमी है। ये जो ताई यहां पर बैठे हैं हमारे यशोदा ताई, जब मैं कॉलेज कॉलेज हो गया था, नौकरी छोड़ के मैं जब आया नागपुर में, तो ये लोग मेरे साथ में काम कर रहे थे। इनके बच्चे बड़े बड़े हैं, ये लोग मेरे साथ में काम करते हैं। मरुस बोले ताई, ये ताई आप लोग देख रहे हैं, इन लोग ये मूवमेंट में काम करते हैं। आप लोग बोल रहे थे गोंडी धर्म प्रचारक, तो वो डर गए। धर्म का प्रचार नहीं किया हमने, सिर्फ समाज का प्रचार किया और समाज के आखिरी आदमी का प्रचार किया। मैं समाज में धर्म गुरु बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई, सामाजिक कार्यकर्ता और सैनिक बनाने में इंपॉर्टेंट था। वो मशीन चलाओ, उस मिशन को चलाओ तो बचोगे तुम। तो क्या करोगे? मैं बोलूंगा मैं राजा था, आम्ही राजा होते, इच्छे राजा होते आम्ही। अबे तो आता कहां है? जो राजा थे उनके घर के बाजू में जो झोपड़े में आदिवासी रहता है उसके बदन पे कपड़े नहीं है। क्या मतलब है ऐसे राजा का? हम राजाओं के लिए जीना चाहते हैं या समाज के लिए जीना चाहते हैं? साथियों, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तुम्ही लोक खूप छान काम केलं। कमीत कमी एक ड्रेस घालून तुम्ही समाजामध्ये आले। तुम्हाला समजत असेल नाही समजत असेल, परंतु तुम्ही हे शेवटपर्यंत ही लढाई आपली जीवन ठेवा। आपल्या मुलाबाळांसाठी विचार करा। एक महीना ने कम से कम रोज 1200 रुपए कमाना चाहिए। ऐसी प्रोग्राम चलाओ दादा, आपको जहां मदद लगती है मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, भिखारी आदमी हूं। आप लोगों से चंदा लेके मैं देश भर घूमता हूं। पहले मैं किसी समय ऑफिसर होता था, मेरे को चाय पीने जो मेरे को चाय लेके आते थे, पानी लेके आते थे मेरे कैबिन में, वो आज हंसते यार स्टूडेंट नाम पागल हो गया यार, नौकरी छोड़ दिया साला आईएएस अफसर है। मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से आया हूं, आईएएस था। साले जिनका कुछ लेवल नहीं है, हर घर में एक बीमारी लग गई है समाज में। सबसे ज्यादा सफेद कपड़े वाले, हर आदमी थोड़ा सा बोलने लग गया अपने आप को नेता समझने लग जाता है। अबे मैं ये अध्यक्ष हूं, मैं वो अध्यक्ष हूं, मेरे पास आ, मैं तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देता हूं। उससे क्या होगा? अबे यहां कुछ नहीं रहेगा तो क्या कर लेगा? यहां से तैयार होना चाहिए, विचारों से तैयार होना चाहिए और उस कारखाने की नींव रखो, आप उस मिशन को चलाओ। मेरे लिए आप लोगों से जो बातचीत हो रही है ये मैं अपने परिवार में बैठ के कर रहा हूं। क्या मालूम कल मैं आऊं ना आऊं आपके बीच में। मैंने ये नहीं देखा कि यहां लाखों लोग रहेंगे तो मैं आना चाहिए, क्योंकि मरुस कोले ताई ने ऑर्डर करी थी कि दादा आपको आना है। मैं खाली था, मैंने बोला चलो चलते हैं, जबकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं 24 घंटे ट्रेवल्स में रहता हूं, ये आज ये गांव तो वो गांव तो फलाना स्टेट में तो वो स्टेट। आप लोग यूट्यूब में देखते रहो, मेरे बहुत सारे स्पीचेस यूट्यूब, फेसबुक और वो इंस्टाग्राम में आते रहते हैं।
आप लोग उसको देखो, लड़कियों का संगठन बना, ये लड़कियों को तैयार करो। तुम 10वीं फेल हो गए, वादा नहीं, फिर से बैठो, साले को आड़ा तिरछा करो, लेकिन पास हो जाओ, अपने आप को बनाओ। और लड़कियों की शादी करने के पहले उसको इस लायक बनाओ कि वो अपना पेट खुद पाल सके। जब आदमी कमाता है तो दारू की दुकान में जाता है, लेकिन औरत कमाती है तो राशन की दुकान में जाती है। ये फर्क होता है इस समाज में। जिस परिवार को अगर बैलेंस करना है तो उस परिवार की औरत ने अपने हाथ में नेतृत्व लेना चाहिए। आदिवासी संस्कृति में महिला का स्थान भगवान से भी बड़ा है। मैं जाते जाते एक बात तुमसे बोलना चाहता हूं, और मैं, क्योंकि आप लोग को आदत नहीं है सुनने की, मैं तो बोलने की आदत है, 5-5, 6-6 घंटे बोलता हूं। मेरा आप लोगों से एक विनती है, आप लोग हर गांव को जोड़ो, गांव जोड़ो अभियान चलाओ, समाज जोड़ो अभियान चलाओ। और जितने पढ़े लिखे लड़के हैं, 15 मिनट मैं बोलूंगा, गांव जोड़ो समाज जोड़ो अभियान चलाओ। पढ़े लिखे लड़कों को, लड़कियों को, नए लड़कों को, महिलाओं को जो इंटरेस्टेड है उनको लाओ सामने, उनको बचत गट के माध्यम से योजनाएं सिखाओ। उनको कुछ जैसे मोबे का कुछ सामान बनाना है, कुछ और काम करना है, ये सीखो। तुम्ही जर शिकले आणि तुम्ही स्वतःच्या व्यापार तुम्ही सुरू केला, गृह उद्योग सुरू केला, काहीतरी आपल्या मुलाबाळांसाठी तुम्ही करू शकता। कमीत कमी एक बाई रोज दररोज 1200 रुपये कमावली पाहिजे, इतकी ऐतिहात आपली खरी करतो। उभा करा, तुम्ही उभी करा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बिरसा ब्रिगेड का मिशन है, ये देश के 22 राज्यों में चल रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी मूवमेंट है, नेपाल में भी मूवमेंट है। मेरे को गर्व होता है ये बात बोलते बोलते। साउथ अफ्रीका में भी अपने मूवमेंट के लोग हैं, श्रीलंका में भी लोग हैं, बांग्लादेश में भी लोग हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने नागपुर में 3 साल पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लिया था, आप आए थे उसमें। इस देश में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेने की कीमत क्या चुकानी पड़ी, मेरे ऊपर झूठे केसेस लगाए। ये डरते नहीं है, ये बोलते आज सतीश पेन्नाम ये नक्सलवादियों का ब्रेन बैंक है, कुछ बोलना नहीं है आदिवासी को तो नक्सल घोषित कर दो। नक्सल घोषित करने के बाद तुमको बंदूक से मारने का परमिशन मिल जाता हूं। साथियों, नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता। ये बात हमको समझाने की जरूरत है। ऐसी छोटी छोटी लड़कियां, 15 साल की लड़कियों को बंदूकों से मारते हैं, रेप करते हैं उनका, और उसको नक्सल घोषित कर देते हैं। बेचारे उसके माँ बाप कुछ नहीं करते। दादा, आपका नेता भी साला विधानसभा में बोलने के लिए डरता है। वो भूल गया साला वो किसकी औलाद है। ये दर्द है अपना, ये कोई भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। आपके बच्चे के साथ होगा, आप भी नहीं लड़ सकोगे, ये हालत है। इन चीजों से आपको बाहर आना है, इन परिस्थितियों का सामना करना है। ये जो तुम लोग युवा लोग हैं, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है हमारे भाई लोग। आप लोग मिशन से जुड़ो, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें आओ। ये जो चंदू दिख रहा है आपको, ये पीएचडी कर रहा है, MSW है, MS पोस्ट ग्रेजुएशन है। ये भी घर बार छोड़ के मूवमेंट के लिए काम करता है। ये भी शादी नहीं किया, ये भी गरीब परिवार से है। मेरे साथ जितने मिलेंगे, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कमिश्नर है, ये सब संगठन में, इस मिशन में झाड़ू मारने का काम करता है कलेक्टर भी, क्योंकि ये वैचारिक आंदोलन है। और तुम इतने अच्छे एरिया में रहते हो, यहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलो, सामाजिक प्रशिक्षण केंद्र खोलो, यहां पर अपने आने वाली पीढ़ी को खड़ा करो। अपने लिए समाज का बच्चा ऐसा तैयार होना चाहिए, किसी नेता की अपने को जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। वो खुद अपने लिए, ये बच्चे अगर खड़े हो गए तो आने वाले किसी के पास अपने को जाने की जरूरत नहीं। अपना पैसा अपने बच्चे को मानधन के रूप में दो। आज अपने लड़के RSS में काम कर रहे हैं, 10,000 रुपए महीने से, 5,000 रुपए महीने से बजरंग दल में काम कर रहे हैं। वो लोग तो नया सिस्टम शुरू कर दिए। आपको क्या बोलते हैं वो? वनवासी। अबे जंगल में शेर भी रहता है, सूअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। किसको बोल रहे तुम? ये मानववाचक शब्द नहीं है।
पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलने लगे, अब वनवासी बोल रहे, 5 साल बाद स्वर्गवासी बोले। ये अपना कार्यक्रम है अपने आप को, अपने समाज को खत्म करने का। आप सोचो बाबा साहब ने कितना त्याग किया। अरे उसके बच्चे मर जाते थे तो 1 महीने बाद में पता चलता था उसको बच्चा मर गया। उस अम्बेडकर ने। मैं बिरसा मुंडा की एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस देश में 2 बहुत बड़े नेता हैं। पहला है महात्मा गांधी और दूसरे हैं डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये 2 नाम बहुत इस देश के सबसे बड़े नाम हैं। लेकिन ये दोनों लोगों ने, बाबा साहब ने और बिरसा अपने महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली। गोदावरी के आंदोलन में, जमीन के आंदोलन में बाबा साहब ने बोला, मैं जमीनी आंदोलन का अपना गुरु मानता हूं बिरसा मुंडा को, क्योंकि मैं उसके आंदोलन से प्रेरणा लेता हूं। बाबा साहब तो भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, हमारे लोगों ने हराया उसको, SC ST OBC के लोगों ने बाबा साहब को हराया। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, जहां सुभाष चंद्र बोस के भाई जो थे कांग्रेस से लड़ रहे थे, बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़ रहे थे। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिन आदिवासियों ने मदद की है, वो बिरसा मुंडा के चाहने वाले थे। बिरसा मुंडा के विचारों पर चलने वाले आदिवासियों ने बाबा साहब को मदद की। बाबा साहब पश्चिम बंगाल से जीत के गए और संविधान सभा का अध्यक्ष बने। अगर बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बनते तो उनको भारत का संविधान बनाने का मौका नहीं होता। यानी बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं रहता तो बाबा साहब भी नहीं दिखते, और बाबा साहब नहीं होते तो संविधान भी नहीं दिखता। ना आपको आरक्षण मिलता, ना कुछ मिलता, आप जंगल में रहते हैं। बाबा साहब भी प्रेरणा लेते हैं बिरसा मुंडा से। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, वो पहले टाई और कोट पहनते थे, वो एडवोकेट थे। वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए, उस वक्त देश आजाद होने का था। वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन आया, वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ में कांग्रेस ने बहुत बड़ा अधिवेशन चलाई। ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी गया और वो एक आदिवासी से पूछा, कितने नाम है ये, कितने लोगों के नाम है? तो वो आदिवासी लंगोटी वाला खड़ा हुआ और बोला, गांधी जी एक ही आदमी का नाम है। गांधी जी ने पूछे, कितने साल जिया? तो उस आदिवासी ने बताया, सिर्फ 24 साल जिया। फिर गांधी जी ने पूछा, ये क्या चाहते थे? उसने एक आंदोलन का सिर्फ एक वाक्य में उत्तर दिया, मालागास मोल मावास, यानी मावा नाटे मावा राज, आमच्या गावात आमची सरकार। गांधी जी प्रेरित हो गए, भाई इस आंदोलन की जरूरत है, बोले पूरे देश को। टाई कोट निकाले, लंगोटी पहनी और देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप किस वंश के लोग हैं, आप सोचिए। आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, आपके इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। कोई नहीं बताता कि गांधी जी किससे प्रेरित हुआ, गांधी तक बताते हैं, लेकिन गांधी से पहले गांधी कौन ये नहीं बताता कोई। इस देश का मेन लोग कौन है? टेंटाभिल 17 साल तक के हथियारबंद संघर्ष अंग्रेजों के साथ में किए। बाबूराव शर्मा के एक तरफ से गोली चलती थी, इधर से तीर धनुष चलता था। बाबूराव शर्मा के ने अपने राजाओं को भी बांध बांध के मारा, और बाबूराव शर्मा के ने पहले ही बोला, जो ये जातिवाद करेगा, वहां पे गोंड और प्रधानों को सजा देते थे। बाबूराव शर्मा के पास में वो अपनी अदालत भराता था, इस साले एक भाई होने के बाद भी ये अलग अलग भगते हैं, इनको पहले मारो। ऐसे गाड़ू लोगों को समाज से बाहर निकालो जो जातिवाद करते हैं। टेंटाभिल का कहना, बाबूराव शर्मा का क्या कहना था, जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को नहीं पहचान सकता, और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो लड़ नहीं सकता, जो लड़ नहीं सकता ऐसे आदमी की समाज में कोई जरूरत नहीं। साथियों, बोलने को तो बहुत चीजें हैं,
लेकिन कुछ चीजें दरवाजे के अंदर भी होनी चाहिए। कुछ खुलेआम बात की जा सकती है और कुछ बंद कमरे में बात करनी चाहिए, केडर के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से। मैं बंद कमरे का आदमी हूं क्योंकि मेरे को कोई नेता नहीं बनना है, मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है। मैं ऐसे भी मर जाऊंगा तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को बहुत लोग बोलते भाव बहुत पैसा कमा लेता था, इधर से नेताओं से, पार्टी से पैसा लेता, तू तो राहुल गांधी के साथ बैठता है, शरद पवार के साथ बैठता है, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता हूं। लेकिन उनसे मुंह पे जाके पूछो कि सतीश पेडनाम कैसी पर्सनालिटी है, तुम्हारा सर नहीं झुकेगा। मैंने सब बेचा, अपने आप को, अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा, अपने समाज को नहीं बिकने दिया। साथियों, अब छोटे जरूर है लेकिन भूल गए हम यहाँ के मालिक हैं। ये छोटे पद है प्रधानमंत्री, ये अबे हम तो मालिक है, इस जमीन के मालिक है। वी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस कंट्री। हम लोग इस देश के मूल मालिक हैं। हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, उस तरीके का हमको करना पड़ेगा। ये झूठी बातें, झूठा प्रचार, कोई टाइम पास, भावनात्मक बातें, इससे समाज का कुछ नहीं होने वाला। वैचारिक बातों के माध्यम से समाज खड़ा होना चाहिए। आज आप बताएंगे जात के नाम की भीड़ जमा लेंगे, कुछ समय जमेंगे, बाद में टूट जाएगी। लेकिन अगर विचारों की तुम भीड़ खड़ी कर दोगे, विचार के 100 लोग 2 लाख लोगों के बराबर होते हैं। विचारों में इतनी ताकत होती है। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो, समाज में क्रांति करना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, तो सामाजिक मिशन की तरफ जाओ। और सामाजिक मिशन अगर चलाना चाहते हो तो वैचारिक मिशन की तरफ जाओ। वैचारिक मिशन चलाना चाहते हो तो प्रशिक्षण की तरफ जाओ। और प्रशिक्षण चलाना चाहते हो तो समाज में एक अच्छा वातावरण बनाओ। बिरसा मुंडा का एक कहना, जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उस समाज की कोई समस्या नहीं होती, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमारे समाज में जातिवाद करते हैं। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमारे समाज में एकता नहीं है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमारा आदमी पार्टी के बारे में ज्यादा सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमारा समाज का आदमी भगवानों के बारे में ज्यादा सोचता है, क्रांतिकारियों के बारे में नहीं सोचता है। भगवानों के पास कोई विचारधारा नहीं होती, इनके पास विचारधारा होती है। मैंने जब भी बताया, आपको जमीन मिली, आपके बदन पे कपड़े हैं, आपका जीवन इनके वजह से है। किसी राशि भविष्य वाले को बोलो बड़ा भाई इसी से पूरे देश का भविष्य बदल कर दो, गरीबी खत्म कर दो। जब आते आते मेरे साथ हम लोग चक्करस कर रहे थे, प्रयागराज में नहाने जा रहे लोग, 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा दी। मेरा एक ही कहना था, हमारे बीच में एक साथी ने बोला, भाऊ जितने भारत के जेल में कैदी है उनको नहला दो और सजा माफ कर दो उनकी, क्योंकि वो तो साफ हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता। आदिवासी ये ढोंग धतूरे मानता नहीं है, वो मेहनत पे भरोसा करता है। हमारा आदिवासी आदमी का पसीना नहीं निकलेगा तो रोटी को हाथ नहीं लगाता है। उस संस्कृति के हम लोग हैं। हमारा आदमी भीख नहीं मांगता है, पैर भी टूट गया तो मेहनत पे भरोसा करता है, उस रोटी पे भरोसा है उसको। हमको कोई ट्रेनिंग शंकराचार्य ने नहीं दिया, उनको ट्रेनिंग होना। ये रामदेव बाबा का नाम हो सकता है, वो आदिवासियों से 4 आने किलो में वो लेता है आंवला, और उसको 40 रुपए किलो बेचता है, और वो देश का राष्ट्र संत। रामदेव बाबा को बोलो बड़ा आदिवासी महिला के जैसा 6 फीट का गड्ढा खोद दे, वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा हो जाएगा। उसकी कमर इधर की इधर हो जाएगी, काम के लायक भी नहीं रहेगा। तो इस देश में मेहनत करने वालों का सम्मान नहीं होता है। जो मेहनत नहीं करते हैं, काम चोरी बना करते हैं, एक ही मंत्र से भगवान को और तुम्हारा शोषण करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान है, तुम्हारा नहीं है। तो उस विचारधारा का हिस्सा मत बनो, तो अपनी संस्कृति की तरफ आओ, अपने तरफ लौटो, अपने समाज को खड़ा करो। साथियों, मेरे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं क्योंकि क्रांतिकारी विचारों पे मैं ज्यादा ये करता हूं, क्योंकि मैं सामाजिक मिशन पे बात करता हूं। आपको लगता हूं सतीश भाऊ धार्मिक बात नहीं करता, मैं नहीं करता। धर्म की जरूरत नहीं है आज, धर्म बात का हिस्सा है। संस्कृति की जरूरत है, विचारों की जरूरत है, सामाजिक एकता की जरूरत है।
आप लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। एक सामान्य बात नहीं करेगा, आज के बाद कोई संगठन बात नहीं करेगा, मैं ये संगठन में हूं, वो संगठन में हूं, ये सब बंद। आज के बाद कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद नहीं करेगा कि मैं ये क्षेत्र का हूं, वो क्षेत्र का नहीं। देश के किसी भी कोने का आदिवासी रहे हो, तुम्हारा भाई। आपको आज के बाद केवल समाज और सामाजिक जीवन की तरफ जाना है। आज के बाद केवल समाज और समाजवाद की तरफ जाना है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। अगर इस सोच को लेकर तुम लोग जिंदा रहते हो तो तुमको लगना चाहिए रोज शाम में अपने घर पे आओ और सोचो मेरे बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए क्या बन सकता हूं, इसको कैसे तैयार कर सकता हूं। ये एक माहौल आप लोग तैयार करो। कोई अपने से आपस में झगड़ा भी होगा तो सामाजिक बांधिलकी करो। दलित होगा उसको बुलाओ, ओबीसी का होगा उसको बुलाओ, उनको भी इस आंदोलन से चलाओ। उनको बताओ बाबा साहब को भी हम लोग मानते हैं लेकिन बिरसा मुंडा के माध्यम से। उनको बताओ हम लोग संभाजी महाराज को मानते हैं लेकिन बाबूराव शेरपाके के माध्यम से। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये लड़ाई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन लड़ाई है साथियों। मैं उन तमाम महापुरुषों को, महामानवों को, शहीदों को हम लोग 2 मिनट आदरांजलि देंगे, श्रद्धांजलि नहीं देंगे। हम मानते हैं कि आज भी बिरसा मुंडा जिंदा है। हम मानते हैं कि आज भी टंटा भील जिंदा है। हम मानते हैं कि आज भी बाबूराव शेरपाके जिंदा है। ये मरते नहीं है। मिशन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता और आदमी मरता भी नहीं। ये बिरसा मुंडा ने बोला, क्योंकि विचारों से बड़ा जीवन नहीं हो सकता। आप मर भी जाने के बाद आपके विचार जीते हैं। ये लोग आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन 100-150 साल बाद भी हम उनको याद करें क्योंकि उनकी विचारधारा जिंदी है। ऐसे तमाम भगवानों को, ये भगवान से भी बड़े लोग हैं हमारे लिए, इन लोगों को आदरांजलि पेश करेंगे। 2 मिनट नीचे मुंडी डाल के, आंख बंद करके, अपने मन को शांत करके आप लोग ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद हम लोग अपने बच्चों को, एक कपड़ा कम चले गया जाएगा, कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन एक किताब कम नहीं होनी चाहिए। उसको पढ़ाई का रास्ता, उसको लड़ाई का रास्ता आपको बताना है। और ये पूरे गांव में, आसपास के पूरे गांव को जोड़ना है मेरे भाइयों। यूथों को, युवा लड़कों को, लड़कियों को एक जगह रहना है। ये लड़की भी मिशन में एक दोस्त जैसी होती है, बहन जैसी होती है, साथी जैसी होती है। ये फालतू का वातावरण नहीं बनना चाहिए। सब लोग मिलजुल के एक साथ रहो, अच्छा संगठन बनाओ। जहां जहां जरूरत पड़ेगी तुमको, वहां वहां मिशन के माध्यम से आपको मदद की जाएगी। मैं वादा कर रहा हूं, आप जब भी ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे, हम लड़कों को, लड़कियों को, सबको यहां भेजेंगे। आप लोग इस मिशन को चलाओ, दिखावा मत करो, अंडरग्राउंड चलाओ। दुश्मन को पता चल जाएगा तुम क्या कर रहे हो तो तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन जब आपकी ताकत छुपी रहती है, दुश्मन डरा हुआ रहता है। इसको मिशन बोलते हैं। तो हम सब मिलकर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, ऐसी विनंती करता हूं। नीचे मुंडी डाल के परसा पेन, बड़ा पेन, नारायण पेन, भीमाल पेन, इनको साक्षी रख के हमारे तमाम शहीदों को, टंटा भील को, बाबूराव शेरपाके को, गुंडाधुर को, लागूजी भांगरे को, बिरसा मुंडा को, तमाम लोगों को हम लोग नमन करेंगे, ऐसी विनंती करता हूं। नीचे मुंडी डाल के, आंख बंद करके हम लोग 2 मिनट मौन धारण करेंगे।